This is the question related with DPP-9 और DPP-9 में जो क्वेश्चन था ये बोर मॉडल का टॉपिक जो है हम लोग का बोस मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे DPP-9। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है n=3 से n=2 में हाइड्रोजन एटम में, तो जो इमिटेड एनर्जी है यानी कि सेल जो है 3 से 2 में आ रहा है, तो जो इमिटेड एनर्जी है इसका एनर्जी का इमिटेड एनर्जी कितना होगा, जो इमिटेड रेडिएशन है इसका एनर्जी कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए 3 से जंप कर रहा है 2 में, 3 सेल से जंप हो रहा है किसमें 2 में, तो 2 सेकेंड सेल का एनर्जी कितना होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और थर्ड सेल का एनर्जी कितना होता है दैट इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हायर एनर्जी है थर्ड सेल, तो जो डिफरेंस इन एनर्जी होगा E3 हायर माइनस लोअर, यानी कि -1.51 माइनस ऑफ -3.4, तो ये हो जाएगा 3.4 माइनस 151 और ये लगभग 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो ये एनर्जी इमिटेड होगा उसका एनर्जी क्या होगा, एनर्जी रेडिएशन इमिटेड होगा उसका एनर्जी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। किसी भी सेल में एनर्जी कैसे निकालते हैं हाइड्रोजन के लिए, तो E0/n², फर्स्ट सेल में 1 का स्क्वायर, सेकेंड सेल में 2 का स्क्वायर, और E0 का वैल्यू -13.6, फर्स्ट सेल में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो इसी तरह 2 का अगर सेकेंड सेल का निकालना है तो यहाँ E0/4, थर्ड सेल का निकालना है तो E0/9, तो ये वैल्यू आता है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर हमारा सी होगा। क्लियर है ना? हाँ सर, तो इसका मतलब सर हर एक सेल का एनर्जी हमें याद रखना पड़ेगा ना? नहीं, मतलब 2-3 सेल को याद रखते हैं, बाकी फॉर्मूला ध्यान रखना है कि 13.6 में अब 1 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2-3 सेल का ऐसे याद रखें, बाकी सबका जरूरत नहीं होता है कि फर्स्ट सेल का -13.6, सेकेंड सेल का -3.4, थर्ड सेल का -1.51, फोर्थ सेल का जो है कि -8.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस ऐसे ही, अगर किसी का जरूरत है तो तुरंत निकाल भी लेना है, ये हमारे पास फॉर्मूला है रेडीमेड, है ना। ओके सर। सेकेंड जो क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट में -E है। देखिए थर्ड सेल में एनर्जी कह रहा है कि ये -E है, और थर्ड सेल में जनरल एनर्जी का इक्वेशन क्या हो जाएगा E0/n², 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगा, तो फर्स्ट एनर्जी सेल में जो एनर्जी E1 जो होता है दैट इज E0, और यहाँ से E0 को E के टर्म में कैसे लिख सकते हैं -9E, तो आंसर इसमें डी हो जाएगा। ठीक है ना, थर्ड सेल का एनर्जी ही -E ले लिए, तो फर्स्ट सेल का एनर्जी जो है -9E हो जाएगा, आंसर डी होगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये मैचिंग क्वेश्चन है, मैच करना है, और इसमें कुछ जो है टर्म है उसको भी हम लोग देख ले। ठीक है ना, देखिए इसमें टर्म क्या क्या है, ये है बाइंडिंग एनर्जी, फिर है एक्साइटेशन पोटेंशियल, फिर है एक्साइटेशन पोटेंशियल, फिर है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना, तो देखिए एक होता है टोटल एनर्जी, नहीं टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के भी मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, और इसका काइनेटिक एनर्जी होता है, और इसका जो है कि डबल कर देते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है कि हो जाता है। ठीक है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक ये हो गया। टोटल एनर्जी हमेशा निगेटिव होता है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज निगेटिव होता है।
तो एनर्जी का यूनिट जो होता है हम लोग जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी का यूनिट। अब देखिए टोटल जो एनर्जी है टोटल एनर्जी जो कि निगेटिव में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन का फर्स्ट सेल है तो इसमें टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये हमारा क्या है, टोटल एनर्जी हो गया, ठीक है ना। अब अगर कहें कि एक टर्म आता है आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या टर्म आता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए टोटल एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू होता है ये सेम होता है, बस टोटल एनर्जी निगेटिव में होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव में होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी अगर फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, आयोनाइजेशन एनर्जी कितना हो जाएगा, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट सेल में बाइंड है इसको रिमूव करने के लिए, इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए, यानी कि n = फर्स्ट सेल से n = इन्फिनिटी में ले जाने के लिए जितना एनर्जी इसको हम लोग देंगे इसी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। और ये टोटल एनर्जी के इक्वल ही होगा, बस पॉजिटिव में इसका वैल्यू होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इसको कहते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट सेल से सर तो सर तो फिर काइनेटिक एनर्जी एंड आयनाइजेशन एनर्जी दोनों सेम होगा एकदम ना? सेम होगा, एडजेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। तो ओके सर। आयोनाइजेशन एनर्जी और टोटल बस पॉजिटिव निगेटिव का डिफरेंस होता है। जैसे देखिए डी में ऑप्शन में क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा, तो टोटल एनर्जी हाइड्रोजन एटम का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, यानी कि डी का आर मैचिंग है। डी का आर इसमें भी है, डी का आर इसमें भी है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा कि हाँ कि डी का क्यू है, डी का क्यू है। तो 2 और 4 में कोई ऑप्शन मिलेगा क्योंकि डी का आर यहाँ भी है, डी का आर यहाँ भी है। अब देखिए तो आयोनाइजेशन एनर्जी से ही रिलेटेड एक टर्म है एक्साइटेशन एनर्जी। दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा इसको भी समझिए कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, फर्स्ट स्टेट में है, फर्स्ट सेल में है, इससे इसको आयोनाइज करके इन्फिनिटी में ले जाएंगे तो इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो इसको कहेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। क्या कहेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी। तो फर्स्ट एक्साइटेशन, सेकंड एक्साइटेशन, थर्ड एक्साइटेशन, इस तरह से टर्म होता है। फर्स्ट एक्साइटेशन, सेकंड एक्साइटेशन टर्म होता है। फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट से सेकंड सेल में ले जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए। सेकंड एक्साइटेशन का मतलब क्या हो गया, सेकंड से थर्ड सेल में ले जाने के लिए एनर्जी चाहिए, उसको एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। अच्छा, जो एक्साइटेशन एनर्जी है, एक्साइटेशन एनर्जी को हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी ई अगर लिखते हैं, इसी के इक्विवेलेंट एक टर्म होता है एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल, ये दोनों सेम है, ये दोनों जो है क्या है आपका सिमिलर टर्म, दोनों आपका सिमिलर टर्म, क्लियर है ना। एक्साइटेशन एनर्जी पोटेंशियल, ये क्या होता है, ये एनर्जी होता है। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, दिस इज द एनर्जी, ये हमारा क्या एनर्जी है। एक्साइटेशन पोटेंशियल ये क्या होता है, पोटेंशियल होता है। इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसका यूनिट जूल वोल्ट होता है, इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल होता है। तो एक्साइटेशन एनर्जी ये एनर्जी या एनर्जी जिसका यूनिट जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक्साइटेशन पोटेंशियल या पोटेंशियल जिसका यूनिट वोल्ट होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि जितना एनर्जी एक्साइट करने के लिए चाहिए, यानी कि एनर्जी डिफरेंस होगा, उसी को एनर्जी के अगर पूछा जाएगा हाँ तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेंगे। अगर पोटेंशियल पूछा जा रहा है तो सेम वैल्यू होगा, उसका वोल्ट यूनिट हो जाता है। मीनिंग ये है कि मान लीजिए कह रहे हैं फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का मीनिंग क्या है कि फर्स्ट से सेकंड सेल में ले जाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको एक्साइटेशन एनर्जी कहेंगे, और जितना वोल्ट अप्लाई करना होगा उसको एक्साइटेशन पोटेंशियल कहेंगे। वैल्यू सेम होगा, बस यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको मेजर करते हैं, इसको वोल्ट में मेजर करते हैं। देखिए हाइड्रोजन का फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा या एनर्जी क्या होगा, तो इसके बीच कितना एनर्जी डिफरेंस होता है फर्स्ट सेकंड सेल में, ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसका कहेंगे कि फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना हो गया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सॉरी
फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितना हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा 10.2 वोल्ट। तो पोटेंशियल और एनर्जी में यही डिफरेंस है कि वैल्यू सेम होता है। जब पोटेंशियल पूछेंगे तो यूनिट वोल्ट हो जाता है, जब एनर्जी पूछेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। क्लियर है ना? तो हाइड्रोजन का फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल अगर पूछ रहा है तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, यानी कि बी का पी है, बी का पी है। तो देखिए बी का पी इसमें भी है, बी का पी इसमें भी है, सेम है। अब देखिए सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम। तो सेकेंड एक्साइटेशन हीलियम का मतलब क्या हो गया कि हीलियम है ग्राउंड स्टेट में है और फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी यानी फर्स्ट से सेकेंड सेल, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी यानी कि सेकेंड से थर्ड सेल, और इसके बीच एनर्जी जो डिफरेंस हो जाएगा यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और इसके बीच जो पोटेंशियल जो होगा एक्साइटेशन पोटेंशियल ये इतना आपका वोल्ट हो जाएगा। तो इसके बीच हम लोग निकालेंगे थर्ड और फर्स्ट के बीच एनर्जी डिफरेंस, तो ये लगभग 48.4 वोल्ट आता है। इसका मतलब जो है कि इसका मतलब हीलियम का सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल सी का जो है ये एस है, सी का एस है, सी का एस ये डी में है, तो आंसर 4 होगा। तो ये जो है सर सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब फर्स्ट सेल से थर्ड सेल तक या फिर सेकंड सेल से थर्ड सेल तक? हाँ आप देखिए इसमें जो है कि बस सिंपल है। देखिए ऐसा होता है कि मान लीजिए हम लोग फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन लास्ट लाइन की बात किए थे, तो फर्स्ट लाइन का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट लाइन मान लीजिए लाइमन सीरीज में, लाइमन सीरीज जब फर्स्ट में आता है कि सेकेंड से जब फर्स्ट में आएगा तो फर्स्ट लाइन। फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब हो गया कि फर्स्ट सेल से सेकेंड सेल में, फर्स्ट सेल से सेकेंड सेल में ये फर्स्ट एक्साइटेशन हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेशन। फर्स्ट सेल से थर्ड सेल में यानी कि ये सेकेंड एक्साइटेशन हो गया, यानी ग्राउंड स्टेट से फोर्थ सेल में ये थर्ड एक्साइटेशन हो गया, ऐसा होता है। तो इसके भी जितना एनर्जी डिफरेंस होगा फर्स्ट सेकेंड में, फर्स्ट थर्ड में, फर्स्ट फोर्थ में, वही फर्स्ट एक्साइटेशन, सेकेंड एक्साइटेशन, थर्ड एक्साइटेशन। अब एक्साइटेशन अगर एनर्जी पूछेगा तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग ले लेंगे, एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछा जाएगा तो इसको वोल्ट में, वैल्यू सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इसमें आंसर जो है कि डी है, यानी कि हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी है ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल जो हाइड्रोजन का होता है, ये पोटेंशियल पूछ रहा है ना तो वोल्ट में लेंगे, ये 10.2 वोल्ट हो जाएगा। अगर यही पूछता कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी तो ये हो जाता 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर एनर्जी पूछता तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता। सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल हीलियम का ये 48.4 वोल्ट है। सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट सेल से जंप करके थर्ड में जाना है, तो इसके बीच एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा डेल्टा ई, फर्स्ट और थर्ड में एनर्जी डिफरेंस किसके लिए, हीलियम आयन के लिए, तो ये 48.4 आ जाता है। कैसे आता है 48.4? तो देखिए फर्स्ट सेल में हीलियम का एनर्जी क्या होगा ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, 2 स्क्वायर बाई 1 यानी कि 4 ई नॉट हो जाता है। और थर्ड सेल में क्या हो जाएगा ई नॉट जेड स्क्वायर यानी कि 4 बाई एन स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, तो ये 4 बाई 9 ई नॉट हो जाता है। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो 4 बाई 9 और -4 ये इतना ई नॉट आएगा और इसका वैल्यू 48.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है थर्ड? यस सर। ओके, तो ये बाइंडिंग एनर्जी क्या है? हाँ कौन सा एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी नहीं एक ही बात हुआ। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फिफ्थ एक्साइटेड स्ट्रक्चर, हाँ ये वाला बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फिफ्थ एक्साइटेड। तो कहने का मतलब जो टोटल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी, इसी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है ये फर्स्ट सेल से हमेशा इन्फिनिटी लेते हैं, और बाइंडिंग जो एनर्जी जो होगा ना इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी फर्स्ट सेल में सेकंड सेल में जो भी, तो टोटल एनर्जी ही बाइंडिंग एनर्जी है, वही आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। बस आयोनाइजेशन एनर्जी ये डिफरेंस है कि फर्स्ट से इन्फिनिटी की बात करते हैं, लास्ट सेल, और बाइंडिंग एनर्जी मैंने किसी भी सेल से ये इन्फिनिटी तक कितना एनर्जी है ये बाइंडिंग एनर्जी हो जाता है। क्लियर है ना? हाँ सर। ओके,
देखिए फोर्थ जो क्वेश्चन है, द स्पेक्ट्रा ऑफ हीलियम आयन किसके इक्वल होगा? तो हीलियम आयन में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में है तो हाइड्रोजन के सिमिलर होगा, ऐसा है। तो बोर मॉडल केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करता है, इसलिए इसमें 4 का आंसर 1 होगा। देखिए फिफ्थ, विजुअल रेंज में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा विल कंटेन द फॉलोइंग सीरीज। विजुअल सीरीज कौन सा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का? तो दिस इज द विजुअल सीरीज, बाल्मर सीरीज को विजुअल सीरीज कहते हैं। ओके लाइमन सीरीज आपको यूवी लाइट में आता है, ब्रैकेट और फंड इंफ्रारेड रीजन में आता है। 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बाल्मर जो सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जंपिंग हो रहा है, तो इसमें बाल्मर सीरीज का थर्ड लाइन कब मिलेगा? थर्ड लाइन, ठीक है। बाल्मर सीरीज ये होता है जब आउटर से सेकंड सेल में आता है। ये हमारा फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल। तो अगर थर्ड से फर्स्ट में आएगा तो ये फर्स्ट लाइन हो गया, फोर्थ से सेकंड में आएगा, थर्ड से सेकंड में आएगा, ये फर्स्ट लाइन हो गया। अब फोर्थ से सेकंड में आएगा, ये सेकंड लाइन हो गया, और फिफ्थ से सेकंड में आएगा, ये थर्ड लाइन हो गया। तो फिफ्थ से सेकंड में ये थर्ड लाइन को बताता है। लास्ट लाइन कब होगा? जब इन्फिनिटी से सेकंड में आएगा तो बाल्मर सीरीज का ये लास्ट लाइन होगा। इन्फिनिटी से सेकंड में ये बाल्मर सीरीज का लास्ट लाइन। तो 6 का आंसर ए है। क्लियर है यहां तक? यस सर। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन, इमिशन लाइन या स्पेक्ट्रल लाइन, जब इलेक्ट्रॉन जो है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम में फिफ्थ से जंप करेगा, ठीक है ना, फिफ्थ से ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा। देखिए किसी भी सेल से ग्राउंड स्टेट में जब जंप करता है तो नंबर ऑफ जो स्पेक्ट्रल लाइन हम लोग देते हैं ये n इंटू n माइनस 1/2, जहाँ n क्या है? 5 है, तो 5 इंटू 4/2 और 2 चाहिए, यानी कि ये आपका 10 स्पेक्ट्रल लाइन टोटल मिल जाएगा। तो जब भी ग्राउंड स्टेट में आता है आउटर से तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n इंटू n माइनस 1/2, तो इसमें 10 स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। सर इसमें अगर दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करें तभी भी 10 ही आता है ना? नहीं, दूसरा वाला, एक मिनट, 2 फार्मूला हम लोग का इसमें होता है, ठीक है ना, 2 फार्मूला होता है। एक तो होता है जब आउटर से फर्स्ट सेल में आए तो इसके लिए फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2, और एक होता है जब आउटर से किसी n2 से n1 सेल में आए, है ना, n1 सेल में। अच्छा हाँ, दूसरे के लिए करेंगे तो यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें फार्मूला होता है डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2, ये जो है कि आउटर से n2 से n1 के लिए, ये n2 से n1 यहाँ फिक्स हो गया ना, यहाँ n1 क्या ले लिए? 1 ले लिए, तो ये इसमें ये भी इसमें रखेंगे तो यही आ जाएगा। लेकिन ये शॉर्टकट दोनों के लिए डिफरेंट केसेस में, अगर n1 1 नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2 यूज करेंगे। क्लियर है ना? यस सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन, कितना लाइन मैक्सिमम हो सकता है फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए, दैट यू एक्सपेक्टेड टू सी, जो यहाँ फिगर में दिया हुआ है विथ नेकेड आई। कितना ऐसा लाइन है जिसको हम लोग नेकेड आई से हम लोग देख सकते हैं? नहीं, नेकेड आई यानी कि विजिबल रीजन में कितना रेडिएशन मिलेगा। अगर आउटर सेल क्या है? 6 है, और फर्स्ट सेल, इसमें ट्रांजिशन हो रहा है, इसमें जितना पॉसिबल ट्रांजिशन है 6 से फर्स्ट में, इसमें से कितना ऐसा लाइन होगा जिसको नेकेड आई यानी विजिबल रीजन में होगा, विजिबल लाइन है जिसको हम लोग देख सकते हैं अगर ये दिया हुआ ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें है क्या कि n से ट्रांजिशन थर्ड तक जितना ट्रांजिशन है ये जो है कि सारा का सारा किस में होगा? इंफ्रारेड, ओनली इंफ्रारेड में होगा। और n से जो है कि 2 तक जितना ट्रांजिशन होगा इसमें इंफ्रारेड है अब प्लस विजिबल लाइट है, दोनों का सम है। तो इसमें 2 कैलकुलेशन करना है। एक ट्रांजिशन लेना है 6 से 3 में, ये ऑल इंफ्रारेड रीजन को देगा, यानी इस केस में डेल्टा n हमारा 3 है, तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2 हो गया।
और ये जो है कितना हो गया 3 इंटू 4/2 हो गया, और ये टोटल 6 हो गया। ये ओनली टोटल इंफ्रारेड हो गया 6 से ट्रांजिशन में। और जब 6 से हम लोग 2 में ट्रांजिशन करेंगे तो यहाँ डेल्टा एन का वैल्यू 4 हो गया, और यहाँ फॉर्मूला लेंगे स्पेक्ट्रल लाइन का डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2, यानी कि 4 इंटू 5/2, तो यहाँ टोटल 10 आ रहा है। तो देखिए इंफ्रारेड 6 लाइन है, इंफ्रारेड प्लस विजिबल जो है ये 10 है। इंफ्रारेड और प्लस विजिबल लाइट ये टोटल 10 है, जिसमें इंफ्रारेड 6 है तो विजिबल लाइन 4 होगा, यानी 4 को हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं। तो इसमें सेकेंड वाला फॉर्मूला डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 का यूज करके हम लोग विजुअल रीजन में कितना स्पेक्ट्रल लाइन है 4, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है ना? हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किए थे, स्पेक्ट्रल लाइन में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि 5 से अगर ट्रांजिशन हो रहा है 1 में तो कितना विजुअल मिलेगा, कितना इंफ्रारेड मिलेगा, कितना अल्ट्रावायलेट रे मिलेगा, ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये दो क्वेश्चन है हमारा 9। क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है ना? तो कह रहा है ऑल स्पेक्ट्रल लाइन बिलोंगिंग टू बाल्मर सीरीज इन हाइट, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर, एक से ज्यादा भी इनकरेक्ट हो सकता है। इनकरेक्ट, ऑल स्पेक्ट्रल लाइन बिलोंगिंग टू बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइज इन अ विजिबल रीजन, ठीक है, विजिबल रीजन में लाइज करता है। करेक्ट है कि इनकरेक्ट? करेक्ट होता है। हाँ करेक्ट है। चलिए, इफ ए लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू है, फॉल कर रहा है, और मेटल का वर्क फंक्शन भी एच म्यू है, तो दोनों तो इक्वल हो गया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस ओनली इफ म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। ये तो सही है, लेकिन ये गलत है। जब वर्क फंक्शन का फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी दोनों अगर इक्वल होगा तो इमिशन नहीं होगा, तो इमिशन नहीं होगा। ये कह रहा है कि लाइट का फ्रीक्वेंसी न्यू है और मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन भी न्यू है, तो ये इमिशन नहीं होगा, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है हमारा सेकंड नंबर। और सर वो जो दिया हुआ है म्यू इज ग्रेटर और इक्वल देन म्यू नॉट, सर इक्वल तो नहीं होगा ना, सिर्फ ग्रेटर ही होगा। ये इक्वल नहीं होगा, ग्रेटर देन हो सकता था, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसमें दो स्टेटमेंट है और ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्लियर है ना? दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर इसका ये है हमारा। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन, जितना ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड में फॉल करेगा उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ये भी करेक्ट है। द सीरीज लिमिट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम 4/r। देखिए सीरीज लिमिट क्या होता है, जब इन्फिनिटी से जंप करेगा, बाल्मर सीरीज है सेकेंड में, तो इसमें वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाता है 1/λ, r कांस्टेंट हो जाता है, और 1/n1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, ये 4 हो जाता है, इन्फिनिटी का स्क्वायर 0 हो जाता है ये, तो ये एक्चुअली हो गया r/4, ये 1/λ, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/r। तो ये सही है, सीरीज लिमिट का जो वेवलेंथ होगा बाल्मर सीरीज में ये 4/r होगा, r रीडबर कांस्टेंट, ये भी सही है। तो इसमें जो है कि 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है, 2 रॉन्ग है। नहीं तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है 2 है। लेकिन देखिए आंसर में जो दिया हुआ है ये 1 और 2 दोनों दिया हुआ है, थोड़ा इसको समझिए। आंसर की में जो है कि हमारा क्या है 1 और 2 दोनों है। एक्चुअली देखिए आइडियल सेंस में हम लोग बाल्मर सीरीज में कहते हैं कि सारा जो लाइट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का ये विजिबल रीजन में है, ये तो करेक्ट है ना? लेकिन ठीक है ना, बाल्मर सीरीज में जो कैसा रीजन है लाइट मिलता है विजिबल रीजन में, ये करेक्ट है। ये आइडिया मतलब थ्योरेटिकली करेक्ट है। क्या है ये? थ्योरेटिकली क्या है बोलिए? करेक्ट है। करेक्ट है। लेकिन ये अगर सही मायने में देखेंगे तो ये इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है? तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, इंफ्रारेड भी तो आता है ना। बोलिए। इंफ्रारेड वो भी तो आता है, इंफ्रारेड रीजन बाल्मर सीरीज में। ना एक मिनट, हम लोग अभी देख रहे हैं कैसा क्या मिलता है। तो थ्योरेटिकली सही है, हम लोग कहते हैं बाल्मर सीरीज में विजिबल रीजन, लेकिन ये प्रैक्टिकली इनकरेक्ट है। कैसे? कि देखिए जब ट्रांजिशन होगा हाइड्रोजन एटम में, जो ट्रांजिशन होगा, कितना ट्रांजिशन हो सकता है? तो इनफाइनाइट हो सकता है। कितना हो सकता है?
इनफाइनाइट हो सकता है ना ट्रांजिशन। जैसे कि मान लीजिए फिफ्थ से केवल हम लोग फिफ्थ से फर्स्ट में ट्रांजिशन देखते हैं तो 10 ट्रांजिशन होता है। सिक्स से फर्स्ट में देखेंगे तो 6 × 5 ये जो है कि 15 ट्रांजिशन हो जाएगा। बात समझ में आया ना? तो टोटल अगर ट्रांजिशन हाइड्रोजन एटम में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन विजिबल रीजन में कितना जो है कि लाइट हम लोग देखते हैं, कितना लाइट टोटल जो है कि देखते हैं, मैक्सिमम कितना देखते हैं, 7 देखते हैं। कितना है ना आपका विव ग्योर, बोलिए। हाँ सर। तो 7 लाइट देखते हैं तो ये 7 स्पेक्ट्रल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो है कि इसमें सारा का सारा जो है कि क्या होगा आपका ये जो है कि विजिबल होगा, ऐसा नहीं है। अब सारा का सारा विजिबल नहीं होगा तो प्रैक्टिकली जो है कि ये देखा गया कि जो फर्स्ट 4 ट्रांजिशन है, यानी फर्स्ट 4 ट्रांजिशन बाल्मर सीरीज में क्या होगा, देखिए कि सेकंड थर्ड से सेकंड में आ गया फर्स्ट ट्रांजिशन, ये सेकंड ट्रांजिशन, ये थर्ड ट्रांजिशन, ये फोर्थ ट्रांजिशन, यानी कि फर्स्ट 4 ट्रांजिशन ही रियलिटी में ये विजिबल रीजन में आता है। और इसमें से जो पहला ट्रांजिशन है ये सबसे लो एनर्जी का है, यानी कि ये रेड होता है, पहला ट्रांजिशन रेड होता है। और जो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड सेल हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी 6 सेल तक ट्रांजिशन ही हम लोग को दिखाई देता है। तो फर्स्ट वाला रेड हो गया और 6 वाला जो ट्रांजिशन है ये ब्लू या वायलेट रीजन में आ जाता है। अब इसके बाद जो भी आएगा तो देखिए इसके बाद मान लीजिए 7 सेल है या 8 सेल है, ये तो एनर्जी जो है कि बढ़ते जाएगा ना, एनर्जी इंक्रीज कर रहा है ना, एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आया मेरा? हाँ तो सर। इसके बाद जो भी रेडिएशन आ जाएगा, यानी कि 7 ऑनवर्ड से सेकंड सेल में जो भी आएगा तो वो टेंस करता है वायलेट लाइट की तरफ, टेंस करता है। बात समझ में आया? वायलेट लाइट की तरफ यस टेंस सर। करता है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग फर्स्ट 7 ट्रांजिशन अगर हम ले लीजिए जो कि लो एनर्जी वाला है, सबसे लो एनर्जी किसका है, 3 से 2 में। तो 7 जो ट्रांजिशन है, नहीं ये 4 ट्रांजिशन हो गया, 5, 6, 7। तो विजुअल रीजन में तो 7 ही लाइट है ना, विव ग्योर। तो अगर जो है कि थ्योरेटिकली भी लेंगे तो कहेंगे कि फर्स्ट 7 ट्रांजिशन विजुअल में आएगा, लेकिन जनरली 4 ट्रांजिशन ही विजुअल रीजन में आता है, बाकी सब जो है अल्ट्रा वायलेट रीजन में फिर चला जाता है। तो ऐसे कहने के लिए थ्योरेटिकली कहते हैं कि विजुअल रीजन में है, लेकिन प्रैक्टिकली 4 लाइन ही विजुअल रीजन में होता है। और समझने के लिए मान लीजिए 7 लाइन तक मान सकते हैं, लेकिन उसके बाद सब जो रेडिएशन है, यानी कि आउटर से सेकंड में जितना रेडिएशन है 6 ऑनवर्ड, ये सब अल्ट्रा वायलेट रीजन में आ जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। सर हाँ मतलब सेकेंड सेल और 6 सेल के बीच में ही मतलब 7 लाइट आ जाएंगे। हाँ, मतलब समझने के लिए मान लीजिए फर्स्ट ट्रांजिशन क्या है, थर्ड से सेकंड, है ना? तो 7, 8 तक ये विजिबल लाइट, उसके बाद ये एनर्जी ज्यादा हो रहा है ना, एनर्जी बढ़ते जा रहा है, तो वायलेट रीजन है, अल्ट्रा वायलेट यूवी रीजन में आ जाएगा, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। और जो इंफ्रारेड, कोई कह रहा था कि इंफ्रारेड में आएगा, इंफ्रारेड में कब होता है, जब थर्ड या आउटर से थर्ड में है या फोर्थ में है या फिफ्थ में है, तब इंफ्रारेड होता है। सेकेंड में आने पर जो है कि 7 के बाद 6 के बाद सब अल्ट्रा वायलेट रीजन में जाएगा। एनर्जी डिफरेंस देखते हैं, क्लियर है ना? सर मतलब बाल्मर सीरीज में सिर्फ 7 लाइट ही मतलब विजिबल होगा। नहीं, 4 लाइट ही होता। समझने के लिए 7 बताए आपको, समझने के लिए कि 7 हमारा विजिबल लाइट है, तो 7 ट्रांजिशन जो होगा वो विजिबल लाइट होगा, नहीं फर्स्ट 7, लेकिन एक्चुअली जो फर्स्ट 4 लाइन ही विजिबल रीजन में आता है, बाकी सब अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ठीक है ना? फर्स्ट सर 4 लाइन। हाँ तो क्या हाँ ये भी इनकरेक्ट है। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा कि फर्स्ट जो 4 लाइन है ये विजिबल रीजन का होता है, ये आपका सही विजुअल लाइन का। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है क्या कि क्वेश्चन नंबर 10 में ये फील करना है
ये स्पीसीज दिया हुआ है टेबल में, और इस स्पीसीज में एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे कि हीलियम में कह रहा है कि हीलियम का अगर हम लोग सेकंड सेल लेंगे तो इसका रेडियस क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब लिथियम का दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो इससे पता करना है किस सेल में है, वेलोसिटी क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या होगा। तो सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन अगर हम लोग को सेल पता चल जाता है, यहाँ रेडियस दिया हुआ, यहाँ वेलोसिटी दिया हुआ, अगर सेल पता चल जाता है तो बाकी सब कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कि देखिए पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ, इससे सेल पहले हम लोग फाइंड करेंगे और फिर सारा जो है कि इंफॉर्मेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हीलियम प्लस के लिए देखिए काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो इससे सेल अगर हम लोग को पता चल जाएगा फिर और सब इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बाकी फिल करना है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए हीलियम की ही बात कर रहा है, ये n सेकंड सेल की बात कर रहा है, तो हीलियम के लिए n इक्वल टू 2 लेना है और z इसका कितना होता है, 2 होता है। अब कह रहा है रेडियस इसका क्या होगा, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, Rn इक्वल टू R नॉट n स्क्वायर बाई जेड, n स्क्वायर बाई जेड। n का वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 2R नॉट, और R नॉट का वैल्यू तो हमको पता है 0.53 एंगस्ट्रॉन, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 106 एंगस्ट्रॉन इसका आंसर इसमें आ जाएगा, 106, इसमें 106 एंगस्ट्रॉन आ जाएगा। अब वेलोसिटी कह रहा है, तो सेकंड सेल में वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला जनरल क्या होता है, Vn इक्वल टू क्या होता है, V नॉट जेड बाई एन, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। सेकंड सेल में ये देखिए सेकंड सेल है और सेकंड एटॉमिक नंबर है, तो जेड बाई एन कैंसिल हो जाएगा, तो V जो 2 होगा ये V नॉट के इक्वल होगा, और V नॉट का वैल्यू कितना होता है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या मीटर में कहेंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, इसका फर्स्ट सेल में वेलोसिटी होता है, V नॉट का वैल्यू होता है। तो यहाँ V नॉट 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, En इक्वल टू ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, 2 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी है टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल होता है, तो ये 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निगेटिव में हो जाएगा। तो इस तरह से फील करना है। अब देखिए लिथियम के लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया है, वो रेडियस दिया हुआ है, तो ये जो रेडियस है देखिए R नॉट होता है 0.5 एंगस्ट्रॉन, तो ये रेडियस किस सेल का है ये देखना होगा। तो रेडियस का जनरल फॉर्मूला क्या है, आर एन क्या है हमारा, आर नॉट और जो है कि एन स्क्वायर और बाई जेड होता है। लिथियम के लिए जेड क्या होता है 3 होता है, ठीक है ना, तो जेड का वैल्यू पता हो गया, आर नॉट और बाई 3 हो गया। और ये देखिए 1.5 जो 8 है ना, ये कितना टाइम्स होगा 5 का, लगभग 3 गुना इसका है, 3 टाइम्स है, लगभग इसका 3 टाइम्स है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ n इक्वल टू n का वैल्यू अगर 3 ले लें तो 3 का स्क्वायर जब होगा तो ये 3R नॉट आ जाएगा, तो मतलब ये है कि यहाँ n इक्वल टू 3 है, तो जब n इक्वल टू 3 है तो इसका रेडियस भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी v3 निकालेंगे v नॉट जेड बाई एन, एनर्जी E3 निकालेंगे, E3 क्या हो जाएगा E नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, उतना ही जो है इसका डबल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, उतना ही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ऐसे हम लोग को कैलकुलेट करना है, क्लियर है ना। एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बाकी सब इंफॉर्मेशन हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, बोलिए। यस सर। जैसे हाइड्रोजन के लिए देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया हो -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका टोटल एनर्जी इसका हाफ कर देना है, तो ये हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये सेकंड सेल का एनर्जी है, तो n इक्वल टू सेकेंड हो गया, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा v2 क्या हो जाएगा v नॉट n जेड बाई एन 1/2 ऐसे हो जाएगा, v नॉट बाई 2 हो जाएगा।